नमस्कार दोस्तों, जिंदगी का शौक कभी पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से संवर जाती है जिंदगी, हर काम किस्मत पर टाला नहीं जाता। इन्हीं लाइनों के साथ आज मैं नया टॉपिक शुरू करता हूं और उस टॉपिक का नाम है गति के समीकरण, जो कि अपने जनरल साइंस लेक्चर सीरीज का एक हिस्सा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से टॉपिक का नाम आपके याद हो चुका और उससे पहले आपने याद कर लिया गति के समीकरण, आपने याद इक्वेशन ऑफ मोशन आपने याद कर लिए थे। गति के समीकरण 3 थे। गति के समीकरण किसके द्वारा दिए गए थे? गैलीलियो के द्वारा दिए गए थे। उससे पहले कुछ थोड़ी बहुत डेफिनेशन की थी, वो भी कर लिया आपने। तो चलिए लिखता हूं गति के नियम। गति के नियम, अगर कोई इंग्लिश का है तो वो लिखेगा लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है इसके अंदर गति के नियम कितने हैं, तो आप क्या लिखोगे? गति के 3 नियम हैं। कितने नियम हैं? 3 नियम है। पहला क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया। ठीक है, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि ये नियम किसने दिए थे, तो आप लिखोगे न्यूटन के द्वारा दिए गए। न्यूटन के द्वारा दिए गए। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि गति के नियम किसने दिए, तो आप लिखोगे गति के नियम न्यूटन के द्वारा दिए गए। न्यूटन की बुक थी प्रिंसिपिया, उस प्रिंसिपिया के अंदर सबसे पहले ये लिखे गए थे। इस प्रकार से अपन क्या कहते हैं कि गति के नियम न्यूटन के द्वारा दिए गए। ध्यान रहे, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गति के समीकरण किसने दिए, तो गति के समीकरण की जब बात आती है तो तीसरी बात है, समीकरण जो है वो किसने दिए? वो दिए थे गैलीलियो ने। गैलीलियो ने, ठीक बात है, ये भी याद होगी। नियम कितने बताए? नियम मैंने बताए हैं 3, तो अपन नियमों का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, यहां तक आपने ये सीख लिया कि गति के नियम 3 हैं, और अगर एग्जाम में आता है कि गति के नियम किसने दिया, तो आप लिखोगे न्यूटन ने दिया। किस बुक के अंदर? या फिर यूं आता है कि निम्न में से न्यूटन की पुस्तक कौन सी है, तो एक पुस्तक का नाम मैं बता रहा हूं प्रिंसिपिया। अगर दूसरा नाम आता है तो आप लिखते हो ऑप्टिक्स। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। नंबर 1 है यानी प्रथम नियम, और प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। सबसे पहले इसका जो स्टेटमेंट है, लगभग जब अपन पढ़ते हैं तो लगभग लोगों को याद रहता है। यह नियम यह कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो हमेशा स्थिर रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो हमेशा गतिशील रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। बात याद होगी सबके। सेम लाइन एग्जाम में यूं आ सकती है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। तो जो लाइन मेरे को ठीक लग रही है वो लिखूंगा। ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु गति की अवस्था ये जो अवस्था लिखा है इसका मतलब है स्थिर है वो हमेशा स्थिर, और गतिशील है वो हमेशा गतिशील रहना चाहती है, जब तक कि उस पर बाहरी बल नहीं लगाया जाए। इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। ये लिखा आपने, नियम लिख दिया। बात याद होगी सबके। लाइन नंबर 2 और इंपॉर्टेंट बात बनती है कि परिवर्तन का विरोध कौन करता है, तो देखो अवस्था में परिवर्तन का या फिर गति की अवस्था में परिवर्तन का जो विरोध है उसको जड़त्व कहते हैं। परिवर्तन का विरोध करने वाली राशि को जड़त्व कहते हैं। अगर कोई इंग्लिश में है तो वो लिखेगा इनर्शिया।
जड़त्व कहते हैं। यानी क्वेश्चन कैसे बनेगा वो समझो। पहले तो यूँ आएगा कि प्रत्येक वस्तु गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, ये कौन सा नियम है? तो आप क्या लिखोगे? ये जड़त्व का नियम है, प्रथम नियम है। बात याद हो गई। सेकंड वाली लाइन क्या आएगी? यहां से आएगी कि गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने वाली राशि को क्या कहते हैं? गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने वाली राशि को क्या कहते हैं? तो आप लिखोगे इसको जड़त्व कहते हैं। अब देखो एक एग्जाम्पल लेता हूं, फिर आप अपने आप बता दोगे कि गति की अवस्था में परिवर्तन का यानी जड़त्व किसका ज्यादा होगा। ठीक बात ना? तो देखो आप अगर एक क्विंटल की बोरी को खींचते हो या फिर 10 किलो की बोरी को खींचते हो, जोर किस में ज्यादा आता है? 1 क्विंटल वाली बोरी में ज्यादा आता है। 1 क्विंटल क्या उसका द्रव्यमान है, यानी जिस किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होता है उसका जड़त्व भी क्या होता है? ज्यादा होता है। बात क्लियर होगी सबके? ठीक है। अब देखो बात सुनो, क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जड़त्व का मापन किस राशि के द्वारा करते हैं। अवसाद में लिखा आ जाएगा द्रव्यमान, भार, त्वरण, इस प्रकार से लिखा आ जाएगा। क्या आंसर करोगे आप लोग? कि जड़त्व का मापन हमेशा द्रव्यमान के द्वारा करते हैं। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान ज्यादा तो जड़त्व यानी इनर्शिया ज्यादा, द्रव्यमान कम तो जड़त्व भी कम होता है। तो देखो अगला क्वेश्चन मैंने क्या बताया कि जो जड़त्व है वो किसके बराबर होता है? वो द्रव्यमान के बराबर होता है। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फिर बाद में एक लाइन रिपीट करूंगा। लाइन रिपीट ये करूंगा, अगर परीक्षा में क्वेश्चन यूं आता है कि गति के नियम किसने दिए तो अपन लिखते हैं न्यूटन ने दिए। लेकिन जब यूं आता है कि जड़त्व का नियम किसने दिया तो आप लिखोगे जड़त्व का नियम गैलीलियो के द्वारा दिया गया। जड़त्व का नियम गैलीलियो के द्वारा दिया गया। मेरे हिसाब से याद होगी ये बात लाइन। देखो 4 क्वेश्चन बन गए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए हैं और जो कि परीक्षा में आते भी हैं। एक क्वेश्चन और है बढ़िया सा। अगला क्वेश्चन ये आता है, कई बार देखो ये बहुत सारे लोग गलत भी करते हैं। क्वेश्चन आता है कि बल की परिभाषा कौन सा नियम देता है। तो कई लोग क्या करते हैं कि गति के दूसरे समीकरण के अंदर बल का सूत्र है, तो उसी से वो बोल देते हैं कि बल की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ फोर्स जो है वो सेकंड लॉ से दी गई है। लेकिन वास्तव में गलत है। आप क्या लिखोगे? यह नियम, यानी कौन सा नियम? प्रथम नियम। आप लिखोगे यह नियम बल को परिभाषित करता है। बल को परिभाषित करता है। ठीक बात है। यानी कहने मतलब क्या, क्वेश्चन कैसे आएगा कि बल की परिभाषा किस नियम में है, तो आप क्या लिखोगे? गति के प्रथम नियम में दी गई है। उम्मीद करता हूं कि ये 4-5 क्वेश्चन आपके एकदम याद हो चुके हैं। बात याद हो गए। इसके बाद में आगे जो बनता है केवल इतना एक क्वेश्चन ये बनता है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन बनता है। एग्जाम्पल क्वेश्चन परीक्षा में यूं नहीं आता कि इसके एग्जाम्पल लिखो। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन यूं आएगा परीक्षा में कि इसमें कौन सा नियम लगता है। ठीक है ना? जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं, जब कोई गाड़ी अचानक चलती है तो व्यक्ति के पीछे की ओर धक्का लगता है, आदमी जो बैठा हो उसके पीछे की ओर धक्का लगता है। क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें कौन सा नियम है। तो देखो एक सेकंड, आप इतना याद रखना कि स्थिर व्यक्ति यूं था, गाड़ी जब अचानक यूं चलेगी, इस साइड में चल रही है मान लो, तो ये व्यक्ति क्या चाहिएगा? जो पहले था वहीं रुके, तो गाड़ी तो यूं चली जाएगी, ये पीछे यूं चला जाएगा। ठीक है ना? तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैंने क्या बताया कि किसी गाड़ी के अचानक चलने पर, किसी गाड़ी के अचानक चलने पर पीछे की ओर धक्का लगना और अचानक रुकने पर आगे की ओर धक्का लगना, इन दोनों के अंदर ही प्रथम नियम लगता है, गति का पहला नियम लगता है। अच्छा, किसी गाड़ी के अचानक चलने पर, अचानक चलने पर, ठीक है ना? ये आगे नहीं लिखेंगे यहां पर। इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा कि लंबी कूद का धावक, लंबी कूद का एथलीट या फिर फास्ट बॉलर है, वो तेज दौड़ के आता है। तेज दौड़ के आने के पीछे उसका गति का पहला नियम है, वो देखो दौड़ते दौड़ते आता है, लास्ट टाइम अपने आप को रोकता है और रोक के अपने पैरों को रोक लेता है। तो होता क्या, जैसे ये आ रहा है, ये गति कर रहा था, यहाँ इसने अपने पैरों को रोक लिया तो इसका जड़त्व इसको दूर ले जाके पटकता है। ठीक है ना?
तो आप क्वेश्चन कैसे बनेगा ये बताओगे? क्वेश्चन ये बनेगा कि लंबी कूद का एथलीट दूर से दौड़ के आता है, इसमें कौन सा नियम लगता है? तो आप लिखोगे गति का पहला नियम लगता है। ठीक बात समझ आ गई? तो आगे लिखिए आपने लंबी कूद, शॉर्ट में लिख देता हूं लंबी कूद। अच्छा, तीसरा एक देखो, आपने कई बार देखा होगा पिक्चर के अंदर है, जैसे मान लो गोली मारी जाती है तो कार के शीशे में छेद हो जाता है, और उसी कार पर, उसी शीशे पर अगर पत्थर मारा जाता है तो क्या कांच का शीशा वो पूरा टूटता है। यहाँ भी जड़त्व का नियम लगता है। कार के शीशे पर गोली से छेद होना, गोली से छेद। 4 और इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से पहला एग्जांपल कंफर्म याद कर लिया आपने कि किसी गाड़ी के अचानक चलने पर आगे की ओर पीछे की ओर धक्का लगना और अचानक रुकने पर आगे की ओर धक्का लगना, इसमें कौन सा नियम है? पहला नियम है। और लंबी कूद आएगा क्या का एथलीट क्यों दौड़ के आता है? तो आप लिखोगे गति का पहला नियम लगता है। उसमें देखो जड़त्व 3 प्रकार का होता है, एक तो स्थिर अवस्था का जड़त्व है, गतिशील अवस्था का जड़त्व है और दिशात्मक जड़त्व है। तो यहाँ पर दौड़ के आ रहा है तो ये गतिशील जड़त्व है, इसके अंदर कौन सा है? गतिशील जड़त्व है। कार के शीशे के अंदर शीशा स्थिर था, गोली लगी यूं तो जस्ट गोली के सामने वाला है ना वो इसकी मतलब गोली यूं चली जाती है, लेकिन जो बाहर वाला जो शीशा वो स्थिर अवस्था में रहता है, वो अपनी मूल अवस्था में रहने की कोशिश करता है। फिर चौथा है, देखो एक क्वेश्चन आप पढ़ते हो जैसे मेरे हाथ से डस्टर जब गिरता है तो नीचे जाएगा, तो आप लोग बताते हो कि गुरुत्वाकर्षण का नियम लगा। इसमें कौन सा नियम लगा? गुरुत्वाकर्षण के नियम से किसी वस्तु गिरती है। लेकिन सेम क्वेश्चन मैं आपको यूँ बताऊँ, देखो गति के नियम देने से पहले आपने एक वो कहानी पढ़ी होगी कि न्यूटन किसी सेव के पेड़ के नीचे बैठा था, सेव गिरा तो उसने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, ऐसे कुछ पढ़ा होगा, ठीक है ना? तो देखो इसी क्वेश्चन को मैं कैसे बोलता हूं, अगर सेव अपने आप गिर रहा है तो वहां पर आप बोलोगे गुरुत्वाकर्षण का नियम है। लेकिन सेम क्वेश्चन ऐसे आता है, एक किसी पेड़ को या किसी टहनी को हिलाने पर फल का गिरने में कौन सा नियम लगता है? तो आप इसको ऐसे समझना, ये तो पेड़ की टहनी या पेड़ है, इस पर यह फल लगा हुआ है। अगर केवल गुरुत्वाकर्षण से ही गिरता तो पहले गिर जाता। आपने क्या किया, इस टहनी को हिलाया तो क्या हुआ, ये तो अपने जड़त्व के कारण स्थिर रहता है, ये हिलता है और इनके बीच का संबंध विच्छेद हो जाता है, यानी टूट जाता है। तो इस प्रकार से पेड़ को हिलाने पर फल का गिरना, इसमें कौन सा नियम लगता है? जड़त्व का नियम लगता है। पेड़ को हिलाने पर फल का गिरना, यानी हिलाने पर फल का गिरना, ये हिलाने वाली बात याद रखना भाई, ठीक बात है ना? अगर अपने आप फल गिर रहा है इसका मतलब है गुरुत्वाकर्षण उसको, अरे भाई संबंध विच्छेद होने के बाद में नीचे तो कौन लेके आएगा? गुरुत्वाकर्षण लेके आएगा। लेकिन संबंध किसने तोड़ा? संबंध तोड़ा जड़त्व ने तोड़ा था, ठीक है? तो इस प्रकार से अपना प्रथम नियम कंप्लीट होता है। इससे आगे नियम करने से पहले एक छोटी सी बात करेंगे अपन। एक अपने बीच बीच में आता है संवेग, या फिर पूरा नाम है रेखीय संवेग। क्या नाम है? रेखीय संवेग। कोई इंग्लिश में है तो लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना? सबको इसकी डेफिनेशन आती है मेरे हिसाब से, जो कोई जनरल साइंस पढ़ता है। जिस प्रकार से बल का मात्रक न्यूटन सबको मालूम होता है, वैसे इसका सूत्र मेरे हिसाब से सबको मालूम होता है। अगर सूत्र याद है तो आप P बराबर जैसे ऐसे लिख देता हूं, रेखीय संवेग P बराबर क्या होता है? mv होता है। m इसके अंदर द्रव्यमान है और v इसके अंदर क्या है? वेग है। सूत्र सबको मालूम होता है, लेकिन थोड़ा सा बोलने के तरीका चेंज होते ही आप क्वेश्चन भी गलत कर देते हो। क्वेश्चन ये पूछ लेता है परीक्षा में कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? वेग, संवेग और बहुत सारे दे देगा वो। तो आपके सामने साफ साफ है, द्रव्यमान और वेग का गुणा करेंगे तो संवेग प्राप्त होगा। द्रव्यमान और वेग का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? संवेग प्राप्त होता है। बात क्लियर होगी सबके? अरे ये याद होगा एक पहला क्वेश्चन तो, चलो लिख देता हूं, ये आप ऐसे याद कर सकते हो, द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल से संवेग प्राप्त होता है। संवेग प्राप्त होता है, याद होगा मेरे हिसाब से।
इसके बाद देखो, अगर ये सूत्र याद है तो वेग एक सदिश राशि है, तो संवेग भी क्या है, एक सदिश राशि है। मैंने याद ऐसे करवाया था, वेग, संवेग, आवेग तीनों सदिश राशियां हैं। तो ये कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। फिर बाद में इसमें इसका ऐसा मात्रक पूछे, मान लो इसका ऐसा मात्रक पूछे तो क्या करोगे, देखो ये P बराबर ये तो होता है, तो आप क्या लिखोगे, इसका मात्रक मल्टीप्लाई करोगे फिर इसका मात्रक। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, क्या मात्रक होता है, किलोग्राम, इंटू गुणा कीजिए गुणा, फिर वेग, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो चुका है। बात याद होगी सबके, ये याद होगी। तो फिर देखो 2 क्वेश्चन मोस्ट बताता हूं। कई बार क्या आता है, क्वेश्चन आ जाता है कि वेग को दुगुना करने पर, कोई गाड़ी है, कार है आपके पास में, उसका वेग दुगुना कर दो, वेग दुगुना कर दो तो संवेग कितना हो जाएगा। तो इस सूत्र से देखो, यदि द्रव्यमान नियत हो, यदि m नियत हो, तो इस सूत्र से क्या लिखा जाएगा कि P प्रोपोर्शनल टू V, P समानुपाती V। m तो नियतांक होगा, P और V बच गए। अब इसका समानुपाती का मतलब ये होता है कि V बढ़ेगा तो P भी बढ़ेगा, अगर V घटेगा तो P भी घटेगा। बात याद होगी। इसी लाइन को आप ऐसे समझो, यानी दोनों में सेम संबंध है। अगर इसको 2 गुणा करूं तो ये भी 2 गुणा हो जाएगा, अगर इसको 10 गुणा करूं तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 गुणा हो जाएगा। ये m नियत होने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो परीक्षा में ऐसे नहीं आएगा कि m नियत हो तो क्या होगा। परीक्षा में वो ये देगा, किसी कोई गाड़ी है, कोई कार है, उसका वेग दुगुना कर दें तो संवेग कितना हो जाएगा। तो गाड़ी है तो उसका द्रव्यमान नियत हो गया, अरे वस्तु है नियत होगी वो तो उसका द्रव्यमान नियत हो तो P समानुपाती V। आपके कन्फर्म याद हो गया। क्वेश्चन कैसे बनेगा बताओ, आप ऐसे याद रखना, एक गाड़ी दे रखी है, एक ट्रक दे रखा है, दोनों एक ही चीज, मतलब या तो ट्रक दे रखा है या गाड़ी दे रखी है। आपसे क्या पूछेगा वो, उनका वेग दुगुना कर दें तो संवेग कितना हो जाएगा। बात याद होगी सबके। तो आप क्या लिखोगे, वेग दुगुना तो संवेग भी दुगुना, वेग 3 गुना तो संवेग भी 3 गुना। क्या बात याद हुई सबके, याद होगी तो फिर बाद में आगे चलते हैं। मोस्ट है और बाकी तो याद रहते हैं, एक ये इससे भी ज़्यादा मोस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है यदि P नियत हो तो, यदि P नियत हो तो यहां से देखो क्या लिखो, ये नियत है तो mv बराबर नियत, mv बराबर नियत। बात याद होगी। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि v बराबर नियत यानी नियतांक लिख दो, नियतांक यानी कांस्टेंट अपॉन m, और इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, या फिर v है वो m के व्युत्क्रमानुपाती है, v है वो m के व्युत्क्रमानुपाती है। इसको ऐसे समझो, मैंने लिखा है कि v व्युत्क्रमानुपाती m बटा में है, सीधी सी बात तो ये है। तो m ज्यादा तो v कम, m कम तो v ज्यादा, उल्टा बोलूंगा, ये ज्यादा तो ये कम और ये कम तो ये ज्यादा। अब मेरी बात सुनना, क्वेश्चन कैसे आएगा कि देखो क्वेश्चन सुनना, एक कार है आपके पास में और एक है ट्रक, दोनों का आपसे पूछा जाएगा संवेग नियत है, दोनों का संवेग क्या है, नियत है। तो आगे वो क्वेश्चन पूछेगा वेग किसका ज्यादा होगा। तो देखो संवेग नियत होने पर अपना सूत्र ये काम में आता है, सूत्र क्या है, ये काम में आता है। क्या बात क्लियर होगी सबके, ये सूत्र काम में आता है। इसका अर्थ ये है कि m ज्यादा होने पर v कम होगा, इनमें m ज्यादा किसका, ट्रक का, तो ट्रक का वेग कम होगा और गाड़ी का यानी कार का वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। बात क्लियर होगी सबके, क्लियर होगी ना। अब देखो मेरी बात सुनना, संवेग नियत है तो आप ऐसे समझोगे कि देखो ये जिसका कम वो इसका ज्यादा, यानी कार का वेग ज्यादा, कार की चाल ज्यादा होगी, वेग ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। बात क्लियर होगी। अगर कार की चाल ज्यादा है तो चाल से एक सूत्र बनता है, गतिज ऊर्जा भी ज्यादा होगी।
गतिज ऊर्जा भी ज्यादा होगी। बात क्लियर होगी सबके? गतिज ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो चलो 2 क्वेश्चन बताओ लास्ट में। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे हम कि सबसे छोटे समय अंतरालों को, सबसे छोटे समय को किस घड़ी के द्वारा मापते हैं, या किसके द्वारा मापते हैं, किसके द्वारा मापते हैं। इसमें ए में मैंने दे दिया, जैसे नाम आ गया, मैं 1-2 ही दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। आपको दे दिया क्वार्टज घड़ी, और बी में नाम दे दिया, और तो आप कर दोगे परमाणु घड़ी। बोलो क्या करना चाहिए? तो देखो एक सेकंड, ये क्वेश्चन शायद मैं पहली बार बता रहा हूं और आपका पढ़ा हुआ तो बहुत अच्छी बात है। सबसे छोटे समय अंतरालों को, छोटे समय को, सबसे छोटा समय माप रहा है, यानी सबसे अच्छी घड़ी है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, सबसे अच्छी घड़ी कौन सी है जो कि सबसे छोटे छोटे समय को माप सके। तो आप इसका आंसर करोगे परमाणु घड़ी सबसे अच्छी होती है, वो अति सूक्ष्म समय को भी माप लेती है। फिर अगला एक क्वेश्चन और याद रखो, परमाणु घड़ी के अंदर कौन से परमाणु का उपयोग किया जाता है। तो देखो इस घड़ी के अंदर सीजियम परमाणु का उपयोग किया जाता है। सीजियम पूरा लिखो तो सीजियम 133, 133 परमाणु का उपयोग करते हैं। हाँ भाई, आप लोग इतना याद कर लो कि परमाणु घड़ी में किस परमाणु का, किस एटम का उपयोग करते हो, तो आप क्या लिखोगे? सीजियम का उपयोग करते हैं, सीजियम का उपयोग करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके कंफर्म याद हो गया कि सबसे छोटे समय को, यानी सबसे अच्छी घड़ी, सबसे सुग्राही घड़ी कौन सी है? परमाणु घड़ी है। इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, ये कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 आपने याद किया कि परमाणु घड़ी में किस परमाणु का उपयोग करते हैं, तो आपने लिखा सीजियम। क्या लिखा? सीजियम परमाणु का उपयोग करते हैं। और भी गहरे में जाओ तो सीजियम भी कौन सी? सीजियम 133 परमाणु का उपयोग करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन एक और करवाता हूं, वो लिख दो, कार व ट्रक समान संवेग से गतिशील हैं, गतिशील हैं। गतिज ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी? गतिज ऊर्जा व वेग ज्यादा किसका होगा? किसका होगा? ये क्वेश्चन है। नंबर ए में आपके आ गया कार, नंबर बी में आ गया ट्रक, नंबर सी में आ गया दोनों का बराबर, दोनों का बराबर, और डी में आ गया उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या लिखा मैंने? कोई नहीं। बात याद होगी सबके? अब देखो यहां पर अगर आप थोड़ी बहुत बात, मेरी पहले वाली बात समझे हो, तो इसमें देखा संवेग समान है, संवेग समान। तो देखो इसको ऐसे समझो, P आपका नियत होने पर, P नियत हो तो मैंने आपको यह बताया कि V है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M होता है, V है वो M के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस लाइन का अर्थ क्या है? M कम हो तो V आपका क्या होगा? ज्यादा होगा। और V अगर आपका ज्यादा है तो आप लिखोगे गतिज ऊर्जा ज्यादा, गतिज ऊर्जा भी ज्यादा होगी। अब आ जाओ, अगर ये बात आपके समझ में आई है, ये बात अगर समझ में आई है तो आप आसानी से कर सकते हो। ये लिखूंगा, आप क्या लिखोगे? कार और ट्रक में M ज्यादा किसका है? तो ये भारी है, M ज्यादा है इसका, M ज्यादा है तो इसका V कम होगा, इसका V क्या होगा? कम होगा, उल्टा हो जाएगा। यानी अब देखो, तो इसमें पूछा क्या? ज्यादा पूछा है। और ट्रक का तो V क्या हो जाएगा? चलो ऐसे लिख देता हूं, ट्रक के लिए M ज्यादा, और M ज्यादा तो V आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ज्यादा किसका हो गया? इसका हो गया। तो इसका आंसर होगा आपका ए आंसर होगा। तो इस प्रकार से डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ये टॉपिक मैं यहाँ कंप्लीट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर सीरीज आप सुन पा रहे हो ठीक ठाक। और ठीक ठाक इसलिए बोल रहा हूँ
कि देखो ऑनलाइन और ऑफलाइन का अलग ही मज़ा होता है। धीरे धीरे अपन इसमें थोड़े ठीक हो जाएंगे तो आपको बराबर आनंद आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।